बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। जो दूसरा इशू जिस पे बात करेंगे वो होगा कि एपीसी के जो धचका लगा है अपोजिशन की, शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया दे दिया है लंदन रवाना होने का। और इससे पहले तारिक अजीज़ साहब की भी खबर 2-3 दिन पहले छपी थी कि उन्होंने कह दिया है कि वो एपीसी में नहीं आएंगे। उस पर हम तफसील से बात करते हैं। तो फिर अपोजिशन की एपीसी, अपोजिशन का मुस्तकबिल और ये सारी सूरत पे बात करते हैं। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब आज एक माह का वक्त दे दिया है कि एक माह में एहतसाब अदालतों के क़याम का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाए 1 महीने में। और ये इतना बड़ा फ़ैसला है कि इसका शायद सुनने वालों को इतना अंदाज़ा ना हो, लेकिन जिनके केसेस हैं उनको इसका पता है कि ये कितना बड़ा फ़ैसला है, ये कितना बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है, ये कितना बड़ा पाकिस्तान में एहतसाब के अमल के लिए इनकलाब होगा। उसकी वजह यह है कि हम अपनी वीडियोज़ में मुसलसल ये चीज़ें बता चुके हैं कि जब भी किसी को ज़मानत मिलती है तो ज़मानत इस बुनियाद पर मिलती है किसी भी नैब के मुल्ज़िम को, वो हाई कोर्ट में जाकर ये कहता है कि देखें जी, मुझे गिरफ़्तार किया गया जनवरी में, मिसाल के तौर पे जनवरी 2019 में, और जनवरी 2019 में मुझे गिरफ़्तार किया गया और अब जो है वो जुलाई 2020 आ चुका है, लेकिन अभी तक मेरा केस जो है वो मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचा। और वो ये भी कहता है कि नैब के कानून में लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला करना है। 30 दिन में फ़ैसला करना था, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई 500 दिन गुजर चुके हैं, 600 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। तो बताएं मेरा क्या कसूर है। और जब किसी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो वो तो ज़ाहिर है किसके कस्टडी में होता है, वो तो एक तरह के रियासती इदारों की कस्टडी में होता है, उनकी हिरासत में होता है। यानी एक बंदा जो जेल में है, जब भी एहतसाब अदालत के जज साहब ये हुक्म जारी करेंगे कि उसको पेश किया जाए तो उसको पेश कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी जवाब ख़त्म हो जाता है कि जो मुल्ज़िम है वो ट्रायल में डिले कर रहा है, वो कभी पेश नहीं होता, कभी उसका वकील पेश नहीं होता, कभी कोई और बहाना, तो मुल्ज़िम जी डिले कर रहा है। यहाँ पे वो जवाब भी नहीं रहता क्योंकि मुल्ज़िम तो जेल में है। जी जब जज साहब कहेंगे कि मुल्ज़िम को पेश किया जाए, मुल्ज़िम को पेश कर दिया जाएगा। ये बेहतरीन ग्राउंड होती है किसी भी मुल्ज़िम की ज़मानत की। जैसे ही उसकी ज़मानत होती है फिर वो खेल ना शुरू करता है, और वो खेल ये शुरू करता है उसके बाद कभी उसका वकील पेश नहीं होता, कभी जो है वो खुद पेश नहीं होता, कभी कोई और मसला, कभी कोई और मसला। इसी असना में 3-4 साल गुजर जाते हैं और 3-4 साल बाद केस में जितना मर्जी कोई पोटेंशल हो उसके बाद उसमें प्रैक्टिकली कोई दम खम नहीं रह जाता, और फिर होते और करते कराते वो शख्स या बरी हो जाता है या उसमें केस पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंने बहुत पहले अपनी वीडियोज़ में ये बात कही थी। मैंने कहा था कि असल चीज़ को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। असल चीज़ यह है कि एहतसाब अदालतों की तादाद को बढ़ाया जाए। जब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि जब हम रेफरेंस दायर कर देते हैं एहतसाब अदालत में, हमारा काम ख़त्म हो जाता है। एहतसाब अदालत का जज हमें कल बुलाए, परसों बुलाए, चौथ बुलाए, जब बुलाए हमने जाना है। तो पहला ये था कि एहतसाब अदालतों की तादाद को बढ़ाया जाए। ये पहला स्टेप है। अगर एहतसाब अदालतों की तादाद 120 कर दी जाती है, 140 कर दी जाती है, तो यकीन कीजिए अगले 1 से 1.5 साल में कभी इम्कान है कि ये केसेस जो हैं नैब के जो पेंडिंग केसेस हैं, हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक 974 हैं, नैब के मुताबिक 1226 हैं, और नैब के मुताबिक 970 अरब रुपया जो है इसमें 970 अरब के केसेस हैं। अगर 970 अरब के केसेस हैं और हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 3 अरब रुपए खर्च आने 1 साल में, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 अरब के बदले अगर 970 अरब के फैसले हो जाते हैं, और मैं कहता हूँ 970 अरब में से आप 300-400 अरब रुपए भी अगर आप इकट्ठे कर लेते हैं, अगर आपके 50% भी लगाएं तो 40% भी लगाएं तो आप 400 अरब इकट्ठा कर लेते हैं, 30% लगाएं आप 300 अरब इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अभी तो ज़ाहिर है जो हम बात कर रहे हैं ये आइडियली बहुत एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है वो आपको भी पता है, पाकिस्तान में किस तरह से निज़ाम चल रहा है, क्या होता है, किस तरह होता है। तो ये पहला स्टेप है 120 एहतसाब अदालतों के क़याम के हवाले से। अगर ये बन जाती हैं, फिर दूसरा आ जाता है कि नैब प्रोसिक्यूटर्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। नैब के प्रोसिक्यूटर्स की तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनके पास काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। हम तनकीद तो करते रहते हैं, लेकिन कोई उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू एक है ना, और वो दुरुस्त है। ये नहीं कि मुझे किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। हम देखते हैं कि अब एक नैब का प्रोसिक्यूटर है, उसके पास 20 केसेस हैं, वो 20 केसेस पे कैसे काम कर सकता है वो? और उसकी तनख्वाह भी आप 1.5-2 लाख रुपए उसको ले रहे हैं, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, और उसके साथ जो वकील खड़ा हुआ है वो 1.5 करोड़ रुपया ले रहा है, वो 1 करोड़ रुपया ले रहा है। तो 1 करोड़ वाले का 1 लाख वाला 1.5 लाख वाला मुकाबला नहीं कर सकता। आपको अच्छे प्रोसिक्यूटर्स चाहिए, आपको ज़्यादा प्रोसिक्यूटर्स चाहिए,
आपको उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, आपको अच्छे माहिरीन चाहिए, नैब को फंड भी चाहिए, वो भी देना चाहिए, लेकिन नैब को जो है वो अपना काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी नैब की कैपेसिटी पे सवाल उठाया, क्या वाइट कॉलर क्राइम के वाले से सवाल उठाया। तो ये तो हो गया नैब का। नैब की जानिब से ये भी बताया गया कि उनके प्रोसिक्यूटर्स को धमकियाँ दी जाती हैं, एक प्रोसिक्यूटर पर कातिलाना हमला भी किया गया, ये भी काबिल मज़म्मत है। उनकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, उनको तनख्वाहें भी अच्छी देनी चाहिए, मरात मिलनी चाहिए उनको, तादाद उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, काम का बर्डन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, माहिरीन होने चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही रिज़ल्ट भी नैब का जो है वो सामने आना चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, वो ये है कि हर केस में 50-50 गवाह डाल दिए जाते हैं। अगर आपने किसी शख्स को सज़ा देनी है तो उसके लिए 50 गवाह ज़रूरी नहीं है, उसको आप रेलिवेंट जो 4 या 5 गवाह हों वो रखें और बात ख़त्म करें। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तो कहा कि एक गवाह अगर सही हो तो उसकी गवाही पे ही कन्विक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे 50-50 गवाह रख दिए जाते हैं, उनकी जो बयान रिकॉर्ड होने में, उन पर जिरा होने में 4-5 साल लग जाते हैं। गवाह कम होने चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं देखना चाहिए, क्वालिटी पे देखना चाहिए, और बर वक्त जो है वो फैसले होने चाहिए। जजेस की कैपेसिटी भी देखनी चाहिए। एक और जो चीज़ देखने वाली है, जो जुडिशरी को देखनी चाहिए, वो ये है कि एक ज़िले अदालत है, उसका एक जज है, और उसके एक साल में 20 फैसले, उसने फैसले 50 किए हैं, और 50 में से 20 फैसले उसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके गलत साबित हो गए हैं, तो उसकी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसे कोई पूछ-गुछ नहीं होनी चाहिए। क्या कोई एहतसाब का सिस्टम नहीं है? तो ये भी है। फिर ये भी है कि अगर हमारे जो सरकारी इदारे हैं, उसके हमारे सरकारी बाकी इदारों के जो मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, वो अगर 9 से 5 ड्यूटी कर सकते हैं तो हमारी अदालतों का टाइम भी 9 से 5 होना चाहिए। हमारी अदालतों का टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए। जितने हमारे यहाँ लाखों केसेस पेंडिंग हैं, जजेस की तादाद भी बढ़नी चाहिए, अदालतों की तादाद भी बढ़नी चाहिए, टाइमिंग भी बढ़नी चाहिए, एहतसाब भी जजेस का होना चाहिए, उनसे पूछ-गुछ भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि लाखों केसेस जो पेंडिंग हैं, जो लोग बेचारे इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं, एक बंदे का केस चलता है, तीसरी नस्ल में जाकर फैसला होता है, वो भी उनके खिलाफ होता है, कातिल बरी हो जाते हैं, कातिल छोड़ दिए जाते हैं, और बेगुनाहों को सजाएं हो जाती हैं। और यहाँ पे देखें, मुरीद अब्बास के कातिल को जिस तरह से पहले सेशन कोर्ट से ज़मानत मिली, फिर ऊपर हाई कोर्ट से ज़मानत मिली, कुछ तो पूछ-गुछ होनी चाहिए, कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फिर फैसले, और फिर कानून ये है कि किसी भी जज के फैसले की बुनियाद पे उसके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हो सकता। वो फैसला जितना मर्जी गलत कर दे, रेफरेंस उसके खिलाफ आप दायर नहीं कर सकते। अगर आप रेफरेंस, अगर कोई आम शहरी या कोई भी रेफरेंस उस पर दायर नहीं कर सकता उसके फैसले की बुनियाद पे, तो अपना तो एहतसाब का सिस्टम जुडिशरी का होना चाहिए ना, कि अपना एहतसाब का सिस्टम होना चाहिए। देखें कि उनका एक जज जो अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहा है, और मैं ये नीचे की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्टों से नीचे के लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं बार बार अपनी बातों में, अपनी इन वीडियोज़ में वजाहत करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हम देखते हैं कि जजेस जितने केस लगे हुए होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि सारे सुनकर उठें, वो फाइलें पढ़ कर आते हैं, और वो बड़ा सोच समझ के फैसले करते हैं, हर चीज़ देखकर। ऐसा नहीं होता कि हम ये कहें कि जो है वो फैसले जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे। हाँ, ये हो सकता है कि हमें कोई फैसला हमें पसंद ना हो। और इसी तरह से जो हमने यूट्यूब के भी ऊपर बात की, वो यह है कि हमें ये चाहिए कि हम जजेस पे और उनके फैसलों पे अगर तनकीद भी करें, ज़ातियात पे नहीं आना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ पर बात नहीं करनी चाहिए, गालम गलोच नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब हुकूमत के पास है सारा मामला, 120 हिसाब अदालतें बनाएं, नैब की कैपेसिटी बनाएं, ये सारा काम करें। और इसके बाद शहबाज शरीफ वाले पे मेरे ख्याल है नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बात कर लेंगे। दूसरा इशू है वह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कह रहे हैं कि जी वो कलभूषण के मामले में वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस पर 3 वीडियोज़ हैं, एक मैंने और हसाद मलिक साहब ने किए हैं, 2 ईसा नकवी साहब ने किए हैं। उन वीडियोज़ का कि मैंने प्लेलिस्ट बना के अपने यूट्यूब चैनल पर ऐड कर दिया है, और मैंने ट्वीट भी किया है, अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पे भी शेयर किया है। अगर आप वो 3 वीडियो सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की मजबूरी थी ये सब करना। अगर पाकिस्तान ये ना करे तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली पाबंदियाँ लग सकती हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग अपने करप्शन केसेस से बचाव के लिए, अपने करप्शन और लूटमार से बचने के लिए रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। रियासत को ये क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? इन्हें पता है कि बहुत हसास मामला है, और इस हसास मामले पर रियासत जल्दी ब्लैकमेल हो सकती है। उनका ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि इनको चाहिए कि बाकी हर चीज़ पे रियासत को ब्लैकमेल करें। हुकूमत की जहाँ जहाँ नाकामियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं, वो उठाएं और उनको हाईलाइट करें, उसकी बुनियाद पे हुकूमत पे दबाव बढ़ाएं। लेकिन जहाँ पे मुल्की मफाद का मामला हो, जो पाकिस्तान की सलामती का मामला हो, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार का मामला हो, जिसकी चीज़ के ना करने से पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली पाबंदियाँ लग सकती हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको पता है कि ये क्यों शोर शराबा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि इनको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। अगर ये बात है तो बिलावल साहब कहते थे कि नवाज मोदी का यार और गद्दार है। आज उसी गद्दार की जंग लड़ रहे हैं बिलावल साहब, आज उसी गद्दार की पार्टी के साथ बैठे हैं।
तो उस वक्त भी अगर ये नवाज शरीफ को गद्दार नहीं समझते थे तो कहा क्यों, और अगर समझते थे तो आज उसका दिफा क्यों कर रहे हैं। तो इनको ये चाहिए बिलावल साहब को, नून लीग को, कि नून लीग का तो वैसे भी नहीं बनता इस पर बात करना, इसको ये कहना कि जी वो क्या नाम है इसका, कि ये जो ये कर रहे हैं हुकूमत जो है वो भारत नवाजी में है, भारत से कोई तल्लुकात बेहतर करना चाहती है और इसलिए ये सारा कुछ किया। इनको तो बात नहीं करनी चाहिए। इन पे तो मैं मुसद्दिक साहब के साथ एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो भी मैं कम्युनिटी पेज पे उसी में ऐड कर देता हूँ, जो है प्ले लिस्ट है। तो ये सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।